प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि शनिवार को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसमें मेरठ सिटी लखनऊ, मदुरै बेंगलुरु और चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस मेरठ को लखनऊ से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इससे मेरठ क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि स्वदेश में तैयार वंदे भारत ट्रेन विश्व स्तरीय सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें कवच प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय शामिल। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास। और वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी किया। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है और देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी और इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का भी प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में आज से शुरू हो गई है। आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने बताया, संघ की बैठक सुबह 9 बजे शुरू होगी और 2 सितंबर तक चलेगी। बैठक शुरू हो चुकी है। आरएसएस की इस बैठक में 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर भी चर्चा हो रही है। कोलकाता कांड पर भी बातचीत हो सकती है। संघ की इस बैठक में सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस बैठक में संघ के सभी सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि भी अपने संगठनों की कार्यकलापों पर रिपोर्ट देंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही जेएमएम को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बाद अब जेएमएम के पुराने और कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है, मैंने जेएमएम को सजाने और संवारने का काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। आज भी मैं गुरुजी का भक्त हूं। उन्होंने उंगली पकड़कर मुझे राजनीति सिखाई है। चंपाई दा के साथ मिलकर जेएमएम को एक लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लिया था, लेकिन गुरुजी के समय का जेएमएम आज नहीं है, पार्टी बदल चुकी है।
और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं असम की, जहां पर सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया है। सरकार ने जुमा ब्रेक पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। यह प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। अब सरकार ने नियम बदल दिया और आगे से शुक्रवार को कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ये फैसला असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमरी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। इस फैसले को सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा, राज्यसभा और अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी नमाज के लिए कोई ब्रेक नहीं दिया जाता। इसलिए असम विधानसभा के अध्यक्ष ने भी इस ब्रिटिश युग के नियम को समाप्त करने का फैसला लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हमारे साथ मौजूद है तमाम मुद्दों की बात के लिए। इसको विदा कर ले। सर, जिस तरह से आसाम में अपने नमाज को लेके पास किया है बिल, उसको लेकर विपक्ष पूरा हमलावर। देखिए, हम लोग आसाम विधानसभा में जो मुसलमान हिंदू विधायक है, सब लोग बैठ के ही ये निर्णय लिया है, तो उसमें आपत्ति करने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर देश का बाकी विधानसभा में भी ऐसा व्यवस्था होते थे तब आप आपत्ति कीजिए। ये तो ब्रिटिश का एक सिस्टम थे, हमने इसको खत्म किया, इसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन सब कहा जा रहा है कि आप मुसलमान के हित के काम नहीं कर रहे। मुसलमानों के लिए विपक्ष में जो नेता हैं उन लोग का कहना है कि मुसलमान के हितैषी के रूप में नहीं काम कर रही है। आसाम में हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लिए काम होता है, अब बहुत बड़ा काम होता है। कभी आप आसाम में आइए। झारखंड को लेकर बताएं, एक तरफ चंपे सोरेन को अपने बीजेपी में शामिल करा, दूसरा लोबिन हेम्ब्रम को। अब जब आएंगे क्या और नेता बीजेपी में शामिल होंगे जेएमएम के? मेरा लगता है घुसपैठियों का मुद्दा अभी सबका दिल में घुस चुका है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखे चिट्ठी का जवाब दिया है। जो दूसरी चिट्ठी लिखी गई उसका जवाब है। इस बार भी महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि रेप जैसे मामले में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है। बीएनएस में रेप के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है और जिसे उम्र कैद या फिर मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार का मानना है कि इन कानूनों का सही पालन राज्यों द्वारा किया जाए ताकि पीड़ित को न्याय मिल पाए। लेकिन बंगाल में पोक्सो के पेंडिंग केस को लेकर ममता सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। कोलकाता में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पास चल रहे डॉक्टर्स के नाइट प्रोटेस्ट में एक शराबी घुस गया। उसकी बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी था। आरोपी ने आंदोलन कर रहे छात्रों में से एक को टक्कर मारकर घायल भी कर दिया। आरोपी बाइक सवार महिला डॉक्टर से रेप के आरोपी की तरह ही पुलिस का सिविक वॉलंटियर है। घटना रात 2 बजे की है। पुलिसकर्मी ने उसको बिना एक्शन लिए ही छोड़ दिया था। इसके बाद डॉक्टर्स ने उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर 5 घंटे तक बीटी रोड को जाम किया। कोलकाता पुलिस के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उससे सिविक वॉलंटियर टीम से हटा भी दिया गया। ये जानकारी दी गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शुक्रवार को विधायक जितेश अंतापुरकर और जीशान सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दोनों विधायकों को विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग और पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाला गया। पार्टी से निष्कासित होने से पहले ही शुक्रवार को विधायक जितेश अंतापुरकर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस्तीफा सौंपा था। जुलाई में महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस की आंतरिक जांच में पता चला था कि चुनाव में अंतापुरकर और सिद्दीकी समेत कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। वहीं पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहां पर किसान नेताओं ने मंच पर उनको सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यहां कार्यक्रम रखा गया था। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि आज किसानों को यहां बैठे 200 दिन हो गए, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूं कि देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होती। इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपके कानूनों को लेकर माफी मांगी है तो उनकी मांगों को पूरा भी करना चाहिए। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और वहीं यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें से एक सीट है मिर्जापुर। इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और अब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की ओर से चुनाव आयोग को एक
पत्र लिखा गया। इसमें लिखा गया कि मुस्लिम समुदाय के 13 बीएलओ हटाए गए और यह भी कयास लगाए गए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। डीएम से लेकर बीएलओ तक तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस उपचुनाव पर सभी की निगाह बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज 5वां और अंतिम दिन है। प्रत्येक पाली में लगभग 4.8 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। कड़ी सुरक्षा के पहले परीक्षा के चलते दरअसल 4 दिनों में कुल 412 संदिग्धों को पकड़ा गया। नकल और बाकी अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तारियां भी हुई। चौथे दिन की परीक्षा के लिए कुल 9,63,613 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि 8,03,842 अभ्यर्थियों ने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया। बावजूद उसके 6,91,936 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, यानी फॉर्म भरने के बाद चौथे दिन 28% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जिनमें 13.5% के करीब वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया था। देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। अभी की भर्ती 60,000 से कुछ ऊपर की है और आने वाले 1 वर्ष में हम कुल 1 लाख लोग विभाग में लेंगे। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति आज से जोधपुर में शुरू हो रहा है और इस एक्सरसाइज में 7 देशों के वायुसेना के जवान मौजूद रहेंगे। वहीं 12 देशों के एयर चीफ इसका हिस्सा होंगे। एक दूसरे देश के लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगे। इस एक्सरसाइज में तेजस, सुखोई के साथ साथ जर्मन और स्पेन एयरफोर्स के फाइटर जेट अपनी ताकत दिखाएंगे। ये एक्सरसाइज 14 सितंबर तक चलेगी और इस एक्सरसाइज में पहली बार ग्रीस की वायुसेना अपने फाइटर जेट के साथ जोधपुर एयरबेस पर पहुंची और इस एक्सरसाइज से दुश्मन देश को कड़ी चेतावनी मिलेगी। पहली बार जोधपुर के आसमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड डब्ल्यू एल्विन तेजस उड़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक बार फिर से कोविड-19 दस्तक देने वाला है, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए। देश ने 2020-21 तक कोविड महामारी का सामना किया, जिसके बाद अब एक बार फिर कोविड-19 की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर साउथ कोरिया तक कोविड के केस सामने आने शुरू हो गए। इसी बीच नोएडा के एक वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर के मुताबिक भारत में भी एक बार फिर कोविड-19 दाखिल हो सकता है, जिसके लिए अभी से सावधानी बरतनी शुरू होनी चाहिए। अमेरिका में कोविड केस की तादाद में इजाफा हो रहा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक देश के 25 राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है। अमेरिका के हॉस्पिटल में इस वक्त 4,000 से ज्यादा लोग एडमिट हैं। साउथ कोरिया में भी बड़ी संख्या में कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और वहीं आंध्र प्रदेश के गर्ल्स हॉस्टल के लेडीज टॉयलेट में हिडन कैमरा मिलने का मामला सामने आया। घटना एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की है। कैमरे के बारे में पता तब चला जब एक छात्रा की नजर उस पर पड़ गई और पुलिस ने घटना के संबंध में कॉलेज के ही एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गुडला वालेरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ये पूरा मामला है और मामले से नाराज छात्राओं ने 29 अगस्त की रात को कॉलेज परिसर में इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। छात्राओं की तरफ से वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए गए। छात्राओं की तरफ से प्राइवेसी ब्रीच करने और वीडियो फुटेज शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। केदारनाथ से गौचर के बीच भीमबली के पास शनिवार सुबह करीब 8 बजे एक हेलीकॉप्टर घाटी में गिर गया। इससे वायुसेना के MI-17 से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। हवा के असर और हेलीकॉप्टर के वजन से बैलेंस बिगड़ने लगा, जिसके कारण पायलट ने उसे लिंचोली के पास थारू कैंप घाटी में ड्रॉप कर दिया। दरअसल कैस्ट्रल एविएशन का हेलीकॉप्टर 24 मई को खराब हो गया था। तभी से हेलीपैड पर खड़ा था और उसकी गौचर एयरबेस पर रिपेयरिंग होनी थी। हेलीकॉप्टर में न तो कोई यात्री था न सामान, इसीलिए किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एहतियातन SDRF के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर के मलबे में सर्चिंग की। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने पहले से ही तबाही मचा रखी है। रेस्क्यू जारी है और इसी बीच IMD ने एक नए खतरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात के उभरने और ओमान तट की ओर बढ़ने की आशंका है। इससे गुजरात पर अब चक्रवात असना का भी खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह से गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद अधिकारियों ने झोपड़ियों और अस्थायी घरों में रह रहे लोगों को स्कूल, मंदिर या फिर बाकी इमारतों में शरण लेने के लिए कह दिया है।
गुजरात में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है और खास बात यह है कि ये चक्रवात दुर्लभ है। और वहीं राजस्थान के जयपुर में दिल को छू देने वाली घटना सामने आई। यहां पर 14 महीने से अपहृत बच्चों को जब पुलिस उसके मां बाप से मिलाती है तो बच्चा अपहरणकर्ता की गोद से अलग होने का नाम नहीं लेता और जब उसे जबरदस्ती अलग किया गया तो वो रोने लगा। इस घटना को देखकर खुद अपहरणकर्ता की आंखों में भी आंसू आ गए। अपहरणकर्ता ने 14 महीने में बच्चे को किस तरह से रखा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल खबर यह आई कि बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई, उसने पूरा ख्याल रखा, उसे खिलौने भी दिलाए। बैंकों के एजेंट्स की तरफ से लोन समय पर भुगतान नहीं करने पर लोन लेने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है और ऐसे मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं। ऐसा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जहां पर लोन लेने वाले व्यक्ति के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोन वसूली वाली संस्था के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की और कहा कि बैंकों का लोन वसूलने वाली संस्थाएं गुंडों का गिरोह मालूम पड़ती है। ये संस्थाएं ताकत से लोन धारकों को सताती हैं। ऐसे में अगर संस्थाओं के खिलाफ शिकायत मिले तो पुलिस तुरंत कड़ी कार्रवाई करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने लोन वसूली एजेंट से मुआवजा वसूल कर पीड़ित याचिकाकर्ता को देने का भी फैसला किया है। मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जिसकी तरफ से फिल्म को क्लियर कर दिया गया था, लेकिन बाद में सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जान से मारने की बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं। सेंसर बोर्ड वालों को भी धमकियां मिली। कंगना ने कहा कि हम पर प्रेशर है कि इंदिरा गांधी की हत्या न दिखाएं, भिंडरावाले को न दिखाएं, पंजाब दंगे न दिखाएं। इससे लेकर कंगना ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। कहा मुझे नहीं पता कि फिर क्या दिखाएं, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से फिल्म को ब्लैकआउट कर दिया गया जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देश में जो हालात हैं उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, कंगना ने कहा। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरावाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो this is unbelievable time for me and I am very sorry for the state of things in this country.